हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से किस तरीके से स्टेबिलिटी वाइज कंपेरिजन करना है आपको, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में करी थी। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो है ना वो हम बात करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट की। लेकिन भाई मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है रेजोनेंस एनर्जी का। ठीक है, तो हम रेजोनेंस एनर्जी डिस्कस करते हैं और इसके बाद में जो है वो हम बात करेंगे किसकी, मीजोमेरिक इफेक्ट की, है ना। तो देखना जरा कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है। रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है भाई। देखो कि जो रेजोनेंस एनर्जी होती है ना, ये एक तो जो है वो रेजोनेंस के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी है कि जब रेजोनेंस चलता है तो रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। फिर वास्तव में एक्चुअल में रेजोनेंस एनर्जी है क्या, तो देखो ये हमने बात करी थी कि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है ना उन सब की स्टेबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, केवल इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को छोड़ के। तो मान लो किसी कंपाउंड की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3 में से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी है जो मैक्सिमम स्टेबल है, बाकी 2 लिस्ट स्टेबल है ना। तो हम ये बोलेंगे कि जो रेजोनेंस मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो, और दूसरा रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो तो किसी भी मॉलिक्यूल की रियल स्ट्रक्चर होती है, और जितनी भी इसके अलावा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। और उन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स में से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबल है वो, और इसके अलावा रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलने वाले हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि द energy difference between maximum stable resonating structure and resonance hybrid is known as रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो भैया इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। कि मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, आपको पता होना चाहिए जो मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसकी एनर्जी बाकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगी, सबसे कम होगी। फिर आता है रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से भी क्या होगी, कम होगी। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वही क्या है, हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी है। और भैया दिस इज द एनर्जी released during resonance। तो भैया ये जो है ना रेजोनेंस चलने के दौरान ये एक्चुअल में इतनी एनर्जी का अमाउंट जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल से रिलीज होता है। तो ये रिलीज एनर्जी है। ठीक है, अब ये समझना कि भाई इसको जो है वो कई बार हम ग्राफ से भी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ से भी इंडिकेट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारे पास है बेंजीन, है ना। एग्जाम्पल है फॉर बेंजीन। हमें बेंजीन के लिए जो है ना ये ग्राफ बनाना है। एक इस तरफ है पोटेंशियल एनर्जी। देखो कि बेंजीन में वैसे तो बहुत सारी अलग अलग, मैंने कहा था कि भाई अलग अलग तरीके की जो है वो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है बेंजीन की, लेकिन जो 2 मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो होती है, एक तो डेवर, दूसरा होता है केकुले, है ना। और इनमें से जो डेवर वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम स्टेबल होती है, और भी होती है, डेवर केकुले के अलावा भी होती है, लेकिन डेवर वाली जो है वो सबसे कम स्टेबल होती है। और जो लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मान लो दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डेवर, है ना। ये डेवर की जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, जो मैंने इस तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बताई थी, ये उनका एनर्जी लेवल है। ठीक है, और एक एनर्जी लेवल, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाली हो गई, है ना। तो दिस इज डेवर्स स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है केकुले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो केकुले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है डेवर के कंपैरिजन में। तो जो ज्यादा स्टेबल होगी उसके लिए एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो भैया ये हमारे पास नेक्स्ट है केकुले, है ना।
केकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो इनकी एनर्जी इससे क्या है, कम है ना, ये कंडीशन है, दीज आर केकुलेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और फिर आता है भैया जी बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड तो क्या है, रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो रियल स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो इनमें से सबसे क्या होगी, लिस्ट होगी, सबसे कम होगी। तो ये है मान लो रियल स्ट्रक्चर, तो ये रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो मैंने क्या कहा अभी, देखो मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कौन सी है, केकुले स्ट्रक्चर आर मैक्सिमम स्टेबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो ये तो है मैक्सिमम स्टेबल, मैक्सिमम स्टेबल। ठीक है, और जो है वो ये है रियल स्ट्रक्चर, तो इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा ना बीच का, ये क्या है हमारे पास, रेजोनेंस एनर्जी है। ठीक है, अब भाई देखो रेजोनेंस एनर्जी का एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, किस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं ऑलरेडी आपको थर्मोकेमिस्ट्री में बता चुका हूँ कि भाई थर्मोकेमिस्ट्री आप जाके वो टॉपिक पढ़ो, थर्मोकेमिस्ट्री में रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल में मेजरमेंट इसका कैसे होगा, ये सारी चीज़ें थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है ना, तो चलो ये है रेजोनेंस एनर्जी, केवल आपको यहाँ पर डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जब आता है ना तो ये डेफिनेशन वगैरह यहाँ से काम में आ जाती है। अब देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इस पर, तो मैंने कहा कि अगला जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, देखना। हाँ जी, मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसको जो है वो एम इफेक्ट या आर इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जरा कि मीजोमेरिक इफेक्ट या एम इफेक्ट या आर इफेक्ट क्या होता है। एक तो होता है हमारे पास रेजोनेंस। ठीक है, तो जो रेजोनेंस होता है ना, कई जगह लिखा होता है कि भाई रेजोनेंस को ही हम मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, या फिर यूँ कहो कि भाई रेजोनेंस से अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो इसको तो हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, और अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचे जाए तो इसको हम बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट, है ना। लेकिन भैया देखो जरा कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, और यूँ कहो कि सिमिलरिटी भी होती है, बहुत सारी सिमिलरिटी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि ये ध्यान में रखना, आज के बाद में कोई पूछे कि यार रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में कोई डिफरेंस है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, तो समझो कि भाई पी पाई रेजोनेंस इज नॉन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, कि भैया जी वो पी पाई रेजोनेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब ये पी पाई रेजोनेंस क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे, बाकी के लिए जो है वो आप ये ध्यान में रखो कि भाई ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेंस। ठीक है भैया जी, जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट है ना वो सारे के सारे रेजोनेंस है, लेकिन सारे रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, कि भैया जितने भी रेजोनेंस है वो सारे के सारे जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, लेकिन सारे के सारे जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ना वो रेजोनेंस है। अब इसको समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने कहा ना, एक तो ये पी पाई रेजोनेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। हमारे पास कंडीशन ऐसी है भैया, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये नाइट्रोजन NH2 और ये इस पर क्या है, लोन पेयर है, ये कंडीशन है। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि यार नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है भैया जी sp2।
आप कहोगे कि सर ये तो sp3 हो गया, लोन पेयर भी तो है। तो मैंने बहुत बार आपको पहले भी बताया है कि जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होता है या जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, वो लोन पेयर जो है वो आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंक्लूड नहीं करना, हाइब्रिडाइजेशन में उसको शामिल नहीं करना है। तो ये वाला लोन पेयर जो है ना वो रेजोनेंस में जा रहा है, डबल, सिंगल, और ये लोन पेयर क्योंकि ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको आप हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तो है sp2। ध्यान से देखो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके पास p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, और इसके पास भी क्या है, p ऑर्बिटल। और ध्यान से देखो, ये जब लोन पेयर जो वो इस तरफ आएगा, तो जैसे ई लोन पेयर इस तरफ आएगा तो ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पर शिफ्ट होंगे, और हमारे पास कंडीशन ऐसी आ जाएगी CH2, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा NH2 और ये पॉजिटिव, ऐसी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो भैया देखो कि इसका p ऑर्बिटल, ये क्या है, p ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, ये भी p ऑर्बिटल है। तो लोन पेयर अगर p ऑर्बिटल से निकल के, या p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो दिस इज नॉन एज p पाई रेजोनेंस, है ना। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, p पाई रेजोनेंस, दिस इज p पाई रेजोनेंस, है ना। तो ये क्योंकि एक p पाई रेजोनेंस है, तो यहां पर ये मीजोमेरिक इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, इसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हो। तो यहां पर तो क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन मीजोमेरिक इफेक्ट से इसको लोन पेयर दे रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। तो मीजोमेरिक इफेक्ट से चार्ज जो है वो यहां पर नेगेटिव आया, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लस m इफेक्ट। ध्यान दो जरा कि जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बात करी थी, इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरीके का होता है ना, प्लस आई और माइनस आई, दो तरीके का होता है। ठीक वैसे ही मीजोमेरिक इफेक्ट भी दो तरीके का होगा, एक तो प्लस एम होगा और दूसरा माइनस एम होगा। और प्लस वाले जितने भी इफेक्ट आगे भी हम देखेंगे, प्लस एच माइनस एच। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्लस वाले जितने भी इफेक्ट होंगे ना, प्लस वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट होते हैं। तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट। अभी हम बात कर लेंगे इसकी डिटेल में, प्लस एम माइनस एम की। अभी हम समझ रहे हैं कि यार रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। अब एक और हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना जरा कि जैसे CH2, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ Cl, है ना, ये हमारे पास केस है। अब इसमें देखते हैं रेजोनेंस है या नहीं है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। अगर आप सोच रहे हो कि सर रेजोनेंस इस तरीके से हो जाएगा, तो आप गलत हो। कि भाई अगर आपने इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये वाली बनाई कि लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास ये तो आएगा CH2 माइनस, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये Cl, और यहां पर चार्ज आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन आ जाएगी। लेकिन ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। अब क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ध्यान से देखो, जो अपने पास कार्बन है ये सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में जो है वो आपको पता है कि इनके पास जो है वो आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि कार्बन के पास यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो फिर भैया इसमें वास्तव में कॉन्जुगेशन तो है और इसमें रेजोनेंस भी है। रेजोनेंस इसमें कुछ ऐसे है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, और क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। यहां पर जो है वो क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो है ना, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इधर जाएगा तो हम बोलेंगे कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ये आया CH2 डबल बॉन्ड Cl, और ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहां पर देखो जरा ध्यान से कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो p ऑर्बिटल में है, लेकिन p ऑर्बिटल से निकल के कहां पर गया, ये d ऑर्बिटल के साथ, यानी p ऑर्बिटल यहां पर d के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। d में आपको पता है 2 लोब होती है, तो 2 लोब होती है, तो p ऑर्बिटल की एक लोब और जो वो d की जो दूसरी लोब, एक लोब जो खाली पड़ी रहेगी, तो इनमें ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर जो है वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज p पाई d पाई रेजोनेंस। यह है p पाई d पाई रेजोनेंस। ठीक है, और भैया जी ये जो इस तरीके का कॉन्जुगेशन है, इस तरीके का जो रेजोनेंस है ना, ये हम बोलेंगे दिस इज नॉट मीजोमेरिक इफेक्ट, नॉट मीजोमेरिक इफेक्ट। ये जो है वो मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। क्लियर है बात। तो यह इस तरीके की कंडीशन है। तो हम केवल इतना बोल सकते हैं कि p पाई रेजोनेंस इज नॉन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। अक्सर जो है वो हम बोल देते हैं कि दोनों चीजें एक ही होती है, वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि भैया इस तरह की जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत ही कम है,
और ज्यादातर जो रेजोनेंस के एग्जांपल्स होते हैं वो सारे के सारे किस तरीके के होते हैं, वो इसी तरीके के होते हैं, पी पाई टाइप ही होते हैं। कि ज्यादातर रेजोनेंस के एग्जांपल्स में आप देखोगे कि पी पाई टाइप ही होता है। इसलिए जो है वो हम कहीं पर इस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं और बोल देते हैं कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों क्या है, सेम ही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, दोनों में बहुत ही माइनर सा क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। तो ये तो हुई बात अपने पास एक तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट की। अब देखना हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो ये है कि भाई मैंने कहा ना अभी दो तरीके का होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, ठीक ऐसे ही मेसोमेरिक इफेक्ट भी जो है वो दो तरीके का होगा, समझना देना। या आज हो सकता है आपको शायद थोड़ा सा इंटरप्शन देखने को मिले माइक में, बाजू में जो है वो शादी है तो डीजे वीजे बज रहा है यहाँ पर, क्या कर सकते हैं भैया, है हमारे भी शादी होगी तो हमारे भी डीजे बजेगा कभी, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरप्शन हो सकता है भैया क्लास में, है ना, ज्यादा हो तो आप लिख के बताना। देखो जी, तो मैंने कहा मेसोमेरिक इफेक्ट दो तरीके का होता है, देखना ठीक है। एक तो होता है प्लस एम इफेक्ट और दूसरा होता है जी माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। देखना कि क्या डिफरेंस है प्लस एम और माइनस एम में। आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान में रखो, जितने भी ऐसे इफेक्ट है जिनमें प्लस आता है, चाहे वो प्लस आई हो, चाहे प्लस एम हो, चाहे प्लस एच हो, ये सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि इफ इलेक्ट्रॉन्स are given to conjugated system by resonance, और रेजोनेंस भी कौन सा होना चाहिए, पी पाई रेजोनेंस होना चाहिए, बाय रेजोनेंस, देन इफेक्ट इज नॉन एज प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो भैया जी आपको जो है वो ये ध्यान में रखना है कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिए जाए, और कैसे इलेक्ट्रॉन दिए जाए, तो वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन, वाया रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए जाने चाहिए। तो रेजोनेंस से अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो इफेक्ट विल बी प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि इसमें अगर हम एग्जांपल से इसको समझें, हमारे पास कंडीशन है CH2CH और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये है जी OH, ठीक है। अब ये एक कंपाउंड है ना, और इस कंपाउंड में मैंने ये लिखवा रखा आपको कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिए जाए, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे जाए, तो उस केस में इफेक्ट जो है वो ग्रुप का कैसा होता है, प्लस एम होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि भैया जो OH है ना, यहां लोन पेयर है, तो स्टार्टिंग हम हमेशा कहां से करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की, लोन पेयर से। तो भैया ये लोन पेयर यहां आएगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पर जाएगा, तो हमारे पास इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ यूं होगी कि यहां पर तो आया CH2, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH और ये नेगेटिव, ये CH डबल बॉन्ड O और ये प्लस और ये H, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर, तो हमारे पास अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी CH2 नेगेटिव, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH डबल बॉन्ड O और ये H और ये पॉजिटिव, ठीक है। देख लो जरा, इस तरह की कंडीशन आएगी। अब देखो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि भाई ये तीन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, अगले स्टेप पे तो क्या ही होगा, है ना। तो अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये CH2, ये CH और यहाँ पर CH और ये CH और ये OH। देखो जी रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो कुछ यूँ बनेगा, है ना, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पार्शियली नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। और अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड को ध्यान से देखो तो ये हमारा था कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये था कॉन्जुगेटेड सिस्टम के डबल सिंगल डबल, है ना। तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर OH के कारण चार्ज कैसा आया, OH के कारण यहाँ पर चार्ज आ गया भैया, पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर नेगेटिव चार्ज आ गया।
और पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर नेगेटिव चार्ज आया, तो जिसके कारण नेगेटिव चार्ज आया है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो OH के कारण यहां नेगेटिव चार्ज आया, तो मैं बोलूंगा OH का इफेक्ट कैसा है, OH का इफेक्ट है कैसा, प्लस M इफेक्ट है। OH का इफेक्ट है प्लस M। दूसरी तरफ चलते हैं माइनस M पे। तो माइनस M पे देखो, या मैं बोलूंगा कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर withdrawn from conjugated system, ठीक है, बाय रेजोनेंस, ठीक है, देन इफेक्ट विल बी माइनस M, ठीक है। तो भैया इस केस में इफेक्ट कैसा होगा, माइनस M होगा। जैसे इसी की तरह कोई एग्जांपल लेते हैं हम, छोटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम CH2CH और ये N डबल बॉन्ड O, और ये वाला एग्जांपल देखो कि डबल सिंगल और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर NO2 है और NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुए। तो जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट होंगे। तो मैं यूं बोलूंगा कि हमारे पास यहाँ पर तो आएगा CH2, ये CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ आ जाएगा O-, और ये वाली कंडीशन आ जाएगी। देख लो जरा, ऐसा ही होगा। तो अगर आप इसका हाइब्रिड बनाओगे तो इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूँ बनेगी, ये CH2, ये CH और ये N, और ये ऑक्सीजन पर तो अपने पास चार्ज कैसा है, पार्शियल नेगेटिव आएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। तो यहाँ देखो पार्शियल डबल बॉन्ड, ये पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। देखो जी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से एक तरीके से इलेक्ट्रॉन इसने विड्रॉ कर लिए, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है, तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफेक्ट NO2 का इफेक्ट कैसा होगा, माइनस M होगा। तो यहां NO2 का इफेक्ट है कैसा, माइनस M इफेक्ट, ये कंडीशन है, ठीक है। तो प्लस M से तो हमेशा कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, और माइनस M से हमेशा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, ठीक है। फिर देखो जरा कि इसी में हम थोड़ा सा और बात करते हैं प्लस M और माइनस M में, कि भाई दोनों के दोनों जो है, चाहे वो प्लस M हो चाहे वो माइनस M इफेक्ट हो, ये दोनों ही इफेक्ट जो है वो एक तरीके से डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों ही जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है। आपको पता है रेजोनेंस तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है, कि जहां तक कॉन्जुगेशन होगा वहां तक रेजोनेंस चलेगा। तो भैया दोनों ही इफेक्ट ये जो है ना, ये अपने पास डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बोथ आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, दोनों ही डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेंगे। चलो ठीक है, ये भी मैं लिख ही देता हूं, चाहे वो प्लस M हो चाहे माइनस M हो। तो मैं लिखूंगा कि बोथ इफेक्ट्स आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, या यहां दोनों में लिख देते हैं, ये रहेगा कैसा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। एक मिनट, ठीक है। और माइनस M भी कैसा है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अब देखो सबसे जरूरी चीज कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई ग्रुप है, अब उस ग्रुप का इफेक्ट प्लस M है या माइनस M है, इसका हमें कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने प्लस I और माइनस I में तो आपको कहा था कि भैया याद रखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है ना। और वो तरीका ये है, ध्यान से देखो कि इफ देयर इज ए लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज on the atom directly attached to the conjugated system, ठीक है, then the group will shows प्लस M इफेक्ट, ठीक है।
तो भैया इस केस में उस ग्रुप का जो है वो इफेक्ट कैसा होगा, प्लस एम इफेक्ट होगा। आप यूँ मानो कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास इधर था OH, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था, तो इस तरफ तो जुड़ा है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम पर कम से कम एक लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो इसका इफेक्ट प्लस एम होगा। ये हमेशा जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, है ना। जैसे दे दिया O माइनस, है ना, जैसे हमारे पास है जी NH2, है ना। ये सारे ग्रुप जो है वो इनका इफेक्ट कैसा है, प्लस एम, कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम पर अगर कम से कम एक लोन पेयर आ जाए तो इफेक्ट कैसा, प्लस एम। माइनस एम को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि इफ देयर इज a pi bond on the atom directly attached to the conjugated system and electronegativity of its next atom is more, then group will shows माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो भैया हमारे पास केस ऐसा है कि अगर जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम पर क्या हो, पाई बॉन्ड हो। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने देखा था NO2, तो NO2 में कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इधर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इससे डायरेक्टली अटैच एटम कौन, नाइट्रोजन है, इस पर पाई बॉन्ड है, अगले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन आए तो भैया यहां पर जो है वो इफेक्ट कैसा होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। जैसे आप देखो जी CN का इफेक्ट कैसा होगा, माइनस एम, के कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इससे डायरेक्टली अटैच एटम पर पाई बॉन्डर, आगे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो माइनस एम इफेक्ट। जैसे हमारे पास जो है वो इफेक्ट है भैया, ग्रुप है SO3H, इसको देखो, आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देखना है और उससे डायरेक्टली अटैच एटम देखना है। यहां पर डायरेक्टली अटैच कौन होगा, सल्फर होगा, सल्फर पर पाई बॉन्ड होना चाहिए जो कि है, और आगे वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप कहोगे कि सर यहां पर तो ऑक्सीजन पर लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर आ गया तो जो है वो प्लस एम इफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल भाई होना चाहिए, लेकिन आपको जो डायरेक्टली अटैच एटम देखना है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम कौन सा है। जैसे यहां पर देखो, इसी में जो है वो मैं और बताता हूं आपको, COOH। अब जो है वो आप कहोगे कि सर यहां पर तो जो है वो ऑक्सीजन पर लोन पेयर आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन आप किस एटम को चेक करोगे, डायरेक्टली अटैच कौन है, डायरेक्टली अटैच तो कार्बन है, तो कार्बन को चेक करोगे, तो कार्बन पर पाई बॉन्ड होना चाहिए जो कि है, और अगले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हमारे पास आ गया भैया COH, है ना, जैसे COR, जैसे हमारे पास है COX, ये जितने भी है इन सब का इफेक्ट कैसा होगा, इन सब का माइनस एम इफेक्ट होगा। और देखो प्लस एम में जैसे आपको दे दिया OR, अच्छा ये मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिखा है कि मैंने पहले लिखा है, इसका मतलब जो है उसका प्लस एम ज्यादा होगा, माइनस एम ज्यादा होगा, ये ऑर्डर की बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। तो जैसे OR हो गया कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम पर लोन पेयर है, तो इफेक्ट कैसा, प्लस एम। जैसे आपको दे दिया NHR, इसका भी इफेक्ट प्लस एम होगा। जैसे आपको दे दिया COO और ये है R, भैया जी इस ग्रुप का इफेक्ट भी प्लस एम होगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, ये ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ये प्लस एम इफेक्ट होगा। जैसे आपको दे दिया NHCO और ये R, यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसका भी इफेक्ट कैसा होगा, प्लस एम होगा। इन सारे ग्रुप का प्लस एम, इन सारे ग्रुप का माइनस एम, ये प्लस एम और माइनस एम को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ते हैं। देखो प्लस एम और माइनस एम का ऑर्डर भी हम पढ़ेंगे अभी, है ना, लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं। देखो जी, कई बार हमारे पास जो है ना वो ऐसी कंडीशन आती है कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें प्लस एम की कंडीशन भी फुलफिल होती है, और मेरे भाई माइनस एम की कंडीशन भी फुलफिल होती है। दोनों कंडीशन जो है ना जिनमें क्या होती है, फुलफिल होती है, प्लस एम और माइनस एम। तो इसका मतलब वो ग्रुप जो है वो प्लस एम इफेक्ट भी शो करते हैं और माइनस एम इफेक्ट भी शो करते हैं। देखो एग्जांपल समझेंगे।
तो यहां पर मैं ये लिखूंगा कि सम ग्रुप shows both प्लस m एंड माइनस m इफेक्ट। ठीक है, कि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस m और माइनस m दोनों इफेक्ट शो करते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर दोनों की कंडीशन फुलफिल होगी। और इन केस ऑफ these groups, in case of these groups, plus m effect will be dominant over minus m effect। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स होंगे ना, इनके केस में जो प्लस m इफेक्ट माइनस m से क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब इसका कारण क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछ लेता है ना, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स drawn by plus m effect are more stable than minus m effect। ठीक है, कि भाई कोई कंपाउंड है, एक तो आपने उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है प्लस m से बनाई है, एक माइनस m से बनाई है। मान लो कोई ग्रुप है ना, दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, वो प्लस m भी शो कर रहा है और माइनस m भी कर रहा है, और आपने जो एक बार तो प्लस m से बनाई, एक बार माइनस m से, तो इस केस में प्लस m की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये ग्रुप है भैया जी NO, नाइट्रोसो। ठीक है, तो इधर तो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इस पर क्या है, एक लोन पेयर है और आगे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम पर लोन पेयर हो, तो ये तो कंडीशन है किसकी, प्लस m की, तो प्लस m की कंडीशन हो गई, तो ये ग्रुप का इफेक्ट हो गया प्लस m, है ना। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम पर पाई बॉन्ड हो और आगे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो ये कंडीशन है माइनस m की। तो यार माइनस m भी हो गया, प्लस m भी हो गया और माइनस m भी हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है, प्लस m को डोमिनेंट मानना है। जैसे हमारे पास ग्रुप है SOOH। अब यहां पर देखो कि यार कॉन्जुगेटेड सिस्टम इधर है, इससे डायरेक्टली अटैच एटम पर कौन है, डायरेक्टली अटैच एटम है सल्फर, और इससे इस पर एक लोन पेयर है, तो भैया ये तो कंडीशन है प्लस m की, और फिर इस पर पाई बॉन्ड भी है, आगे वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भी है, तो ये कंडीशन है माइनस m की। तो प्लस m को ज्यादा डोमिनेंट आपको इस पर मानना है। तो अगर कभी कोई भी ग्रुप दोनों इफेक्ट शो करे, है ना, तो आप प्लस m को कंसिडर करोगे। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉन बाय प्लस m इफेक्ट आर मोर स्टेबल देन माइनस m इफेक्ट। ठीक है, देखो जरा कैसे, कि हमारे पास कंपाउंड है, मान लो CH2 और ये है CH और ये है डबल बॉन्ड O। एक तो ये कंपाउंड है, एक तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी प्लस m इफेक्ट से इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करूंगा। दूसरा CH2 CH, सेम कंपाउंड, मैंने कहा ना प्लस m और माइनस m दोनों इफेक्ट होते हैं, तो मैं माइनस m इफेक्ट से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। फिर दोनों में हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा वाला कम स्टेबल होगा। तो यहां पर देखना कि अगर प्लस m इफेक्ट है तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा, ये लोन पेयर से स्टार्ट हम करेंगे और इलेक्ट्रॉन देगा, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आएगी, ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन पर शिफ्ट होंगे, ये CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, और फिर दूसरी तरफ अगर ये मान लो माइनस m इफेक्ट है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओर खींचेगा, और दूसरी तरफ जो है वो ये कार्बन है, तो ये जो है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी CH2, ये CH डबल बॉन्ड N और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अब देखो ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, इनमें अगर हम दोनों में स्टेबिलिटी को कंपेयर करें,
स्टेबिलिटी, है ना, इन दोनों में से। तो चेक करते हैं। मैंने आपको जो पिछली क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करना बताया था कि भाई सबसे पहले पोलर नॉन पोलर चेक करते हैं, तो दोनों की दोनों नॉन पोलर है। इसके बाद में आप चेक करो पाई बॉन्ड, किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो पहले वाले में पाई बॉन्ड ज्यादा है, दूसरे में पाई बॉन्ड कम है। पाई बॉन्ड ज्यादा है इसका मतलब ऑक्टेट सबका कंप्लीट होगा। बिल्कुल यहां पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां इस कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकंप्लीट है। तो हम बोलेंगे कि इनमें ये वाली जो है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि कौन से इफेक्ट वाली है, प्लस एम वाली, तो प्लस एम वाली ज्यादा स्टेबल है। और हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे स्टेबिलिटी क्या होती हो, डिक्रीज होती हो। तो अगर आपने इस ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट जो है वो लिखा, तब तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और हमें ऐसा कोई काम करना नहीं है जिससे स्टेबिलिटी क्या हो, कम हो। क्लियर है बात? तो ये कंडीशन है हमारे पास कि भाई कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि कुछ ग्रुप प्लस एम और माइनस एम दोनों इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, फिर देखो थोड़ा सा हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तो बेंजीन पर अगर हम मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे, तो देखो कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। हाँ जी, देखो मेसोमेरिक इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, कि भैया बेंजीन रिंग पर मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ना वो कैसे हमें ऑब्जर्व करना है। तो पहले तो बेंजीन के बारे में आपको कुछ एक कंडीशन पता होनी चाहिए, कुछ पोजीशंस का नाम है, उम्मीद करते हैं आपको पता होगी। जैसे मान लो बेंजीन पर कोई भी यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा है जी, ठीक है, तो जी के बाजू में ये वाली जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो। ऑर्थो के नीचे जो है ये पोजीशन होती है भैया जी मेटा, और मेटा के साथ यहाँ पर पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, पैरा। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए। भूल जाओ तो ओम प्रकाश को याद कर लेना, ठीक है ना, OMP, ओम प्रकाश, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है वो ये वाली पोजीशन क्या है, ये भी ऑर्थो है, ये वाली भी मेटा है। तो दो तो बेंजीन में मेटा पोजीशन होती है, दो ऑर्थो पोजीशन होती है। फिर जिस पोजीशन पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, अटैच है ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप अटैच है, तो दिस पोजीशन इज नोन एज इप्सो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इप्सो पोजीशन बोलते हैं। ये तो है बेंजीन की पोजीशंस। फिर देखना जरा कि मेसोमेरिक इफेक्ट की बात हम करने वाले हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी यहाँ पर ग्रुप है, मान लो एनिलीन ले लेते हैं, चलो, है ना। हालांकि हमने पहले इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, लेकिन फिर से क्योंकि हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो एक बार वापस से ड्रॉ कर लेंगे, आगे जरूरत पड़ी तो और ज़्यादा दोबारा ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, पहले तो मुझे बताओ कि NH2 का बेंजीन पर इफेक्ट कैसा आएगा, प्लस एम इफेक्ट है कि माइनस एम इफेक्ट है। तो आप खुद सोचना कि यार बेंजीन एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम पर क्या है, एक लोन पेयर है। तो भैया जी इसका इफेक्ट होगा प्लस एम। तो सबसे पहले लोन पेयर जो है ये इसको इधर, तो बेंजीन रिंग को लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ चार्ज आ जाएगा माइनस, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आया NH2, और ये है कैसा, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है नीचे वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और ये है NH2, ये है पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड इधर, तो ये वाला इस कार्बन पर, तो हमारे पास कंडीशन ऐसी, ये नेगेटिव और डबल बॉन्ड, और ये NH2 और ये चार्ज पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर, और ये वाला बॉन्ड ऊपर वाले कार्बन पर। तो हमारे पास जो है वो ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आ गई। ठीक है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या हुई, ड्रॉ हुई। और अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास है NH2, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। ठीक है, ये लो, है ना। अब ये सारी चीजें हमारे पास है। अब देखो जरा कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक तरीके से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, एंड जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर चार्ज आ गया है ना। और कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो प्लस एम इफेक्ट है NH2 का।
फिर आप ऑब्जर्व करो, अगर मान लो यहीं पर कोई ऐसा ग्रुप होता जिसका -m इफेक्ट होता, वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता। जैसे यहां पर NO2 लगा के देख लो, जैसे आप यहां पर Cl लगा के देख लो, CHO या कार्बोक्सिल ग्रुप लगा के देख लो, कोई भी ग्रुप आप लगा के देख लो, तो यहां पर इन्हीं पोजीशन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार बेंजीन रिंग पर जब भी मेसोमेरिक इफेक्ट चलेगा, वो चाहे +m हो, वो चाहे -m हो, जब भी मेसोमेरिक इफेक्ट चलेगा ना, तो वहां पर केवल देखो चार्ज कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो, ये कौन सी है, ये वाली अपने पास पैरा, और ये कौन सी है, ऑर्थो है। तो जब भी मेसोमेरिक इफेक्ट बेंजीन रिंग पर चलता है तो चार्ज केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आता है। तो इसलिए बेंजीन रिंग की केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, मेटा पर मेसोमेरिक इफेक्ट वास्तव में होता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट operates only on ortho and para position of benzene ring तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ना, वो केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ऑपरेट होता है बेंजीन रिंग की, है ना, और मेटा पर नहीं होगा, चाहे वो +m हो चाहे -m हो, विथ एक चीज और है, विथ इक्वल एक्सटेंट। ठीक है, और भैया देखो दोनों पर होगा, ऑर्थो पर भी होगा और पैरा पर भी होगा, और इक्वल एक्सटेंट के साथ होगा। कहने का मतलब है जितना ऑर्थो पर होगा ना, उतना ही किस पर होगा, पैरा पर होगा। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ऑर्थो पर चार्ज कैसा है, -1, यहां पर पैरा पर चार्ज कैसा है, -1, अगेन ऑर्थो पर चार्ज कैसा, -1। तो इसका मतलब जितना ऑर्थो पर हो रहा है उतना ही पैरा पर हो रहा है। और क्योंकि हमें पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, तो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए जो दोनों जगह क्या होगा, इक्वल ही होगा। क्लियर है बात। फिर देखो जरा कि भैया मेटा पर, on meta position mesomeric effect does not observed। ठीक है, तो भैया मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता है। ये है बात, चाहे ये चीज जो है ना +m के लिए भी सही है, और ये चीज जो है वो -m, दोनों के लिए सही है। +m पर भी लागू होगी, -m पर भी लागू होगी। नेक्स्ट जो है वो अपने पास अभी देखो इनका ऑर्डर, कि यार +m का ऑर्डर क्या होगा और -m का ऑर्डर क्या होगा। हालांकि हमें +m और -m के ऑर्डर की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जो है वो हम इनको बहुत काम में लेते हैं, है ना। हम क्योंकि अगर आपने ये ऑर्डर ध्यान में रखे तो इनसे आपके कंसेप्ट जो है ना बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी जो है वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, ऑर्डर अगर दिमाग में है तो। अदरवाइज जो है वो अगर ऑर्डर नहीं है तो हर बार आपको नए सिरे से, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से सोचना पड़ेगा, और जो हर बार दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार कौन जो है वो अच्छा डोनर होगा और कौन अच्छा डोनर नहीं है, तो किसका +m ज़्यादा है, किसका कम है। तो देखो ज़रा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ +m की। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ +m इफेक्ट। ठीक है, अब भैया जी एक चीज देखो जरा कि +m का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट, है ना, कि इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट जो है ना उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि यार जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, डोनर इफेक्ट उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो अच्छा डोनर होगा। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो वो तो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो आप यूं सोचो कि एक तो कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हेलोजन है। इनमें डोनर टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे बढ़िया डोनर कौन सा होना चाहिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन। ये चीज एक तो ध्यान में रखो। ठीक है, ये डोनर टेंडेंसी का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब फिर एक चीज और कि एक तो नेगेटिवली चार्ज एटम है, एक न्यूट्रल एटम है, तो इन दोनों में से नेगेटिवली चार्ज एटम जो है वो हमेशा बढ़िया डोनर होगा। कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, उस एटम की डोनर टेंडेंसी न्यूट्रल एटम से हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही होगी। क्यों, क्योंकि जैसे एक तो A- है, मान लो एक जो है वो हमारे पास A है, इस पर लोन पेयर है, इस पर भी मान लो लोन पेयर है, ऐसी कंडीशन है, तो ये अच्छा डोनर है।
क्योंकि चार्ज स्पीसीज जो है वो हम बोलते हैं जनरली क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, और कम स्टेबल अगर है तो ये क्या करेगा, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन देके, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर जो है वो चार्ज को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, अपना चार्ज हटाना चाहेगा। तो इसलिए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है वो हमेशा बेटर डोनर होती है न्यूट्रल स्पीसीज के। ठीक है, तो देखो कि हमारे पास एक तो है जैसे CH2 माइनस, है ना, एक है हमारे पास NH माइनस, एक है हमारे पास O माइनस, ये तीनों की तीनों नेगेटिवली चार्ज है। अगर आप इन तीनों में चेक करोगे तो बढ़िया डोनर कौन होगा, कार्बन वाला, फिर नाइट्रोजन वाला, फिर ऑक्सीजन वाला। ठीक है, फिर इसके बाद देखो जरा, इसके बाद में एक तो है हमारे पास NH2, एक है हमारे पास NHR, और एक है हमारे पास NR और ये R। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। अब इनमें जो है वो हमें डोनर टेंडेंसी का ऑर्डर चेक करना है कि यार देखो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इधर भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम जुड़ा हुआ है, जहां पर वैलेंसी खाली कर रखी है ना वहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो इफेक्ट होता है कैसा, प्लस एम। तो इसका भी प्लस एम, इसका भी प्लस एम, इसका भी प्लस एम। अब प्लस एम सबसे ज्यादा होता है किसका, NH2 का, फिर होता है किसका, NHR का, फिर आता है NR2 का, है ना। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, यहां पर जैसे मान लो ये है हाइड्रोजन का तो प्लस आई 0 है, आप कहोगे कि सर देखो R का यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये अच्छा डोनर होना चाहिए, इन तीनों में ये वाला सबसे बेटर डोनर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कंसेप्ट जो है थोड़ा सा अलग है, और अलग कंसेप्ट ये है कि यहाँ नाइट्रोजन है NH और ये लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन NH और ये R। अब देखो कि नाइट्रोजन ने क्या किया, आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, और नाइट्रोजन ने अगर आगे इलेक्ट्रॉन दिए तो हम जानते हैं कि इस ग्रुप का इफेक्ट कैसा होगा, प्लस एम होगा। ठीक है, इस ग्रुप का इफेक्ट कैसा है, प्लस एम है। तो देखो कि इफेक्ट तो दोनों में प्लस एम लगेगा, लेकिन भैया यहां पर हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि एक तो ये वाली कंडीशन है, एक मान लो एक और कंडीशन ले लेते हैं, ये NRR, यहां R की वजह से जो है ना स्टेरिक इंटरेस्ट जो है वो नाइट्रोजन पर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। एक तो ये रीजन, ठीक है, और स्टेरिक इंटरेस्ट बढ़ा तो ये क्या है, R एक बल्की ग्रुप है, तो रिपल्शन लगने की वजह से ये जो नाइट्रोजन पर बॉन्ड एंगल है ना, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बॉन्ड एंगल बढ़ने की वजह से एस करेक्टर में जो है वो थोड़ा सा क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है, और एस करेक्टर थोड़े बढ़ गए तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो डोनर टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसका रीजन होता है एक्चुअल में, और सेम रीजन काम करता है भैया OH और OR पर भी, यहां पर भी यही रीजन काम करता है। हम ये सोचते हैं कि यार OR जो है ना, यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई लगने की वजह से इसका प्लस एम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, OH का प्लस एम क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। फिर इसके बाद में हमारे पास अगला जो है वो यही कि भाई ऑक्सीजन है तो OH होगा, फिर इसके बाद में कौन सा आएगा, OR आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो है वो आप देखोगे तो OH OR के बाद में कुछ और है, देखो उनको भी हम देख ही लेते हैं। एक तो हमारे पास है जी NHCO और ये R। ठीक है, एक है OCO और ये R। ठीक है, यहां पर जो है वो ये ऑर्डर रहेगा। भैया जी यहां पर देखना क्या हुआ है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर, जैसे यहां पर डोनर नाइट्रोजन है, यहां डोनर ऑक्सीजन है, और यहां पर भी डोनर ऑक्सीजन है। यहां पर तो मैंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा वीक डोनर टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन की बजाय, लेकिन यहां पर जो है वो आपने ऑक्सीजन वाला ज्यादा कर रखा है। रीजन ये है कि यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ना वो CO के साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये लोन पेयर अगर CO के साथ कॉन्जुगेशन में है, इधर CO के कारण कॉन्जुगेशन में, मान लो इस लोन पेयर को आगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को लोन पेयर देना है तभी तो इसका इफेक्ट प्लस एम होगा। लेकिन मेरे भाई ये लोन पेयर अगर CO के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, CO के साथ चला गया, तब तो डोनर टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ना। सेम टू सेम यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर CO के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर सबसे लास्ट में आपको ध्यान में रखना है जी माइनस प्लस एम में जो हेलोजन है, हेलोजन का सबसे कम प्लस एम होता है, और हेलोजन के केस में भी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये इनके प्लस एम का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, ये हेलोजन के प्लस एम का ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर हेलोजन में तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसका प्लस एम जो है वो सबसे ज़्यादा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है इवन, है ना, कि यार ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी प्लस एम इफेक्ट इतना ज़्यादा कैसे है।
तो इसका रीजन है भैया जी बॉन्ड लेंथ, है ना, कि जैसे यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मान लो एग्जांपल के लिए हम बेंजीन की ही बात कर लेते हैं, है ना, ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ हेलोजन लगा है। अब हेलोजन अगर है और यहाँ पर मान लो हेलोजन अगर फ्लोरीन है, फिर एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है, ये हमारे पास 4 हेलोजन है, ठीक है। और इन चारों हेलोजन में अब देखो कौन कौन सी ओवरलैपिंग होगी। यहां पर नीचे जो ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन के साथ ही होगी, फ्लोरीन भी कार्बन के साथ, ब्रोमीन क्लोरीन सारे कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। तो भैया यहां पर तो है 2p और यहां पर है 2p, तो यहां पर ओवरलैपिंग होगी 2p पाई 2p पाई, यहां पर होगी 2p पाई 3p पाई, यहां पर होगी 2p पाई 4p पाई, और यहां पर ओवरलैपिंग है 2p पाई 5p पाई, है ना, ये ओवरलैपिंग है। अब एक चीज देखो, इधर से इधर जा रहे हो तो एक तरीके से साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे कि भैया अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड लेंथ जो है ना वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। और भैया बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये मान लो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, अब ये आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है ना, कि भाई सबसे अच्छा डोनर आयोडीन होना चाहिए क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन देना तो चाहता है लेकिन देगा कहां से बेचारा, आयोडीन जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है लेकिन बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा कि चाहकर भी इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। और फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसके कंपेरिजन में, आयोडीन के कंपेरिजन में। रीजन क्या है कि यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से यहां पर डोनर टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, डोनर टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ऑर्डर है किसका, प्लस एम इफेक्ट का। एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि किसका प्लस एम ज्यादा होगा, किसका प्लस एम कम होगा। चलो ठीक है, फिर थोड़ा सा देखो और हम आगे बढ़ते हैं, माइनस एम का ऑर्डर भी यहां पर हम देखेंगे। अब माइनस एम का जो ऑर्डर है ना, ये आपको वैसे तो याद रख सकते हो आप, है ना, और रीजन भी मैं बताऊंगा, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। कुछ एक चीजें बीच बीच में जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल भी आती है, डेटाबेस होती है, तो डेटाबेस होती है तो वहां पर चीजें आपको याद ही रखनी पड़ती है, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है बाद में, क्योंकि चीज अगर कोई चीज डेटाबेस है ना तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। देखो जी, ऑर्डर ऑफ माइनस एम, हाँ तो भैया देखो जरा कि सबसे ज्यादा माइनस एम जो है ना ये ऑब्जर्व होता है NO2 का। NO2 के बाद में आता है भैया CN, CN के बाद में आता है SO3H। ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा NO2 फिर CN फिर SO3H। इसके आगे देखो जरा कि CHO आएगा, एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड के बाद में अब आप ये फैक्टर लगा सकते हो कि भैया देखो जरा कि H इफेक्ट का, H का जो I है वो कितना हो गया, 0, R का प्लस I हो गया, है ना, थोड़ा प्लस I इफेक्ट हो गया। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन इधर से क्या करना है, विड्रॉ करना है, लेकिन अगर R ने इधर इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो इसकी विड्रॉवल जो नेचर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा होगा ना, विड्रॉवल टेंडेंसी जो है वो उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसके बाद में अगर मैंने यहां पर लगा दिया CO और जैसे मान लो NH2 लगा दिया, अब यार NH2 ये क्या करेगा, NH2 तो इसको रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस M से इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, कि CO को कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। लेकिन इधर जो है वो नाइट्रोजन ने कहा कि भाई तो तेरे को उधर से खींचने की क्या जरूरत है, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। और नाइट्रोजन ने एक तो R ने तो प्लस I से इलेक्ट्रॉन दिए और इसने प्लस M से इलेक्ट्रॉन दिए, तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसका माइनस M ओवरऑल पूरे ग्रुप का माइनस M और कम हो गया। कहने का मतलब यहां पर डोनर एटम जितना बढ़िया डोनर लगा होगा माइनस M उतना ही कम हो जाएगा। जैसे हमारे पास, अच्छा NH2 से पहले हमारे पास आएगा OH, ठीक है, और फिर इसके बाद में आएगा भैया NH2, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि एक तो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बढ़िया डोनर है, जितना बढ़िया डोनर होगा पूरे ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट उतना ही कम हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास आएगा COO माइनस। देखो O माइनस का जो डोनर इफेक्ट इन सब में से सबसे ज्यादा है। ये छोटा सा ऑर्डर है किसका, माइनस एम का, यही अक्सर काम में आता है। इसके अलावा भी जो है वो अगर कहीं इनके अलावा कोई चीज काम में आए तो वो मैं आपको साथ साथ में लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलो ये है भैया मीजोमेरिक इफेक्ट, यहीं पर रेजोनेंस जो है वो आपका क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अब रेजोनेंस में और कोई चीज बाकी नहीं है, रेजोनेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, मीजोमेरिक इफेक्ट पूरा जो है वो कंप्लीट है। अब एक चीज है, हालांकि जो है वो
ठीक है, टाइम अभी है 2-4 मिनट अपने पास। तो ये समझो कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले हमें अल्फा हाइड्रोजन को समझना जरूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन हम इसी क्लास में कवर कर लेते हैं, अगली क्लास से हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है भैया। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? देखो अल्फा हाइड्रोजन वैसे अलग अलग केस में हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। मैं सारे केस आपको बता देता हूं। अल्फा हाइड्रोजन वाला केस आपके जो है वो अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे उसमें भी काम में आएगा, और सेम अल्फा हाइड्रोजन वाला जो केस है ना, ये टोटोमेरिज्म जब आप पढ़ोगे वहां पर भी काम में आएगा। तो पहले मैं ये लिख देता हूं कि कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो गया डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या फिर जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, या फिर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, या फिर जो है फंक्शनल ग्रुप के अलावा आपको ध्यान में रखना है भैया पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, या नेगेटिवली चार्ज कार्बन, चार्ज्ड कार्बन, या फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, या फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इज नॉन एज अल्फा कार्बन, and hydrogen atoms present on alpha carbon are known as अल्फा हाइड्रोजन। ये कंडीशन है कि भैया ध्यान ये रखोगे कि किसी फंक्शनल ग्रुप से, किसी मल्टीपल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से, किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, ठीक है, या कार्बोकेटाइन से, या पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कार्बन से, या फ्री रेडिकल वाले कार्बन से, इनसे डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है ना वो अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यूं समझना कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास CH3 CH2 और ये आ गया जी COH। अब यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप है अपने पास COH, है ना, और फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये अल्फा है। अल्फा के बाजू में बीटा, फिर गामा, ऐसे चलता जाएगा आगे से आगे, लेकिन हमें तो अल्फा कार्बन देखना। तो डायरेक्टली अटैच कार्बन पर जो भी हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने आ गए? 2 आ गए, ठीक है। जैसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, हमारे पास CH3 CH2, यहाँ पर आ गया COOH, है ना, ये आ गया। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा कार्बन है, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अब हर केस में डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा वाला अल्फा काम में लेना। मतलब जैसे हम अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन काम में लेंगे भैया डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, जैसे CH और ये हमारे पास कंडीशन है। तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए कितने? 6, है ना। जैसे हमारे पास जो है वो आपको कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी दे सकता है, जैसे CH2CH और ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अब ये पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ गया कि डबल, सिंगल, डबल, और ये जो वो पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन क्या हो गया? अल्फा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि कंपाउंड देगा और बोलेगा कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन काउंट करवा लेगा। जैसे भैया जी आपके पास बेंजीन है। अब यार बेंजीन भी तो खुद एक क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही है। तो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन भी अल्फा ही होगा। जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, आपको पूछ लिया इसमें कितने अल्फा कार्बन है या कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो पूरा बेंजीन, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कितने? 2। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। मैं ऐसे ही कुछ कंपाउंड बना रहा हूं, उनमें आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करने कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है ना। जैसे इनमें चेक करो अल्फा हाइड्रोजन कितने, बस सिंपल सा काम है, केवल अल्फा हाइड्रोजन आपको चेक करने हैं।
और भैया ये काफ़ी ज़रूरी भी है ना, आगे जो है वो हम इसको खूब काम में लेने वाले हैं। जैसे ये कुछ स्पीसीज है, इनमें हमें अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, तो यूँ समझो कि ये डबल सिंगल डबल ये पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली आप क्या करो कि उसको राउंड मार्क कर लिया करो, है ना, ऐसे राउंड कर लिया करो। अब इस राउंड गोले से डायरेक्टली जो जुड़ा होगा वो कार्बन अल्फा होगा, तो इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, तो ये वाला कार्बन क्या है, ये अल्फा है, और ये वाला कार्बन भी क्या है, अल्फा। तो इस पर अल्फा कार्बन कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर चेक करो, इसको जो है डायरेक्टली मार्क कर लो, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, तो यहां पर जो है ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, और ये भी कैसा है, ये भी अल्फा। तो 3 3 6 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां इसको डायरेक्टली ऐसे राउंड मार्क कर लो, अल्फा 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 और ये अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4 4 और 3 कितने हो गए, 7 7 और 3 9। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन में कितने, 9। अब यहां पर देखो पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि कार्बोकेटाइन आपको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, कार्बोकेटाइन है, राउंड मार्क करो, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा। डायरेक्टली जुड़ा जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा। तो यहां पर जो है वो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। ये फ्री रेडिकल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, फ्री रेडिकल से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा ही होगा। ये वाला अल्फा है, ये अल्फा है, और ये भी अल्फा है। तो 3 3 6 और 1 7, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, 7। क्लियर है बात। तो ऐसे जो है वो आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं। एक दो कंपाउंड और है ना, ये सारी चीजें जो है वो हम आगे टोटोमेरिज्म में भी काम में लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में तो काम में आएगी आएगी, ठीक है, और टोटोमेरिज्म में भी काम में आएगी। जैसे यूं समझना, एक दो कंपाउंड और है अपने पास, यहां अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं आपको। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। तो ये देखो जरा कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है, और कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा और ये अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ये कीटोन है, अल्फा और ये अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाए कितने, 2। ये वाला जो है वो अपने पास फंक्शनल ग्रुप, पीएच का मतलब होता है फिनाइल, और ये अल्फा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास 3 है। भैया फिनाइल की तरफ कोई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना कैसे, कि ये अपने पास फिनाइल है ना, तो ये आएगा CO और ये CH3, ये कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो कोई हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है वो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 0 होंगे। क्यों होंगे 0, दोनों तरफ फिनाइल है। नाम भी ध्यान में रखना है, इस कंपाउंड का नाम होता है भैया एसीटोन, ठीक है, जब CO के दोनों तरफ CH3 हो। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं जी एसिटोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन, ठीक है, और इसका नाम होता है बेंजोफिनॉन, ये है बेंजोफिनॉन, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसके पास अल्फा कितने हैं, तो अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन तो है लेकिन बेचारे के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0 है। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर काम में आएगा एक तो एल्कीन वाला अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एक काम में आएगा कार्बोकेटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला अल्फा हाइड्रोजन, एक काम में आएगा फ्री रेडिकल वाला अल्फा हाइड्रोजन, इसके अलावा बेंजीन वाला अल्फा हाइड्रोजन भी हम काम में लेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमने क्या पढ़ा, रेजोनेंस एनर्जी की बात करी, मेसोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ा, और अल्फा हाइड्रोजन हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम हाइपर कॉन्जुगेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीट करके हम MH और I इफेक्ट, ये तीनों जो है ना, इनके एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे कि यार ये तीनों काम में क्या आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे जो है वो आपको अप्लाई करना है इन चीजों को, है ना। तो यहां से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें, और भैया मिलते रहें, ठीक है। जहां पर ऑफलाइन अगर कहीं पर अपनी मीटिंग होती है तो बात करें, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो। अच्छा एक चीज़ और कि क्लास से रिलेटेड, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो या और किसी चीज़ से आपको अगर लगे कि यहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप है, तो कृपया सजेस्ट करें, क्योंकि आप जब बताओगे तो ही चीज़ों का पता चलेगा कि ये चीज़ जो वो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम, अच्छा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करें भैया, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, इन दोनों को आप ज्वाइन करें। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है यहाँ पर भेजूंगा, जब भी नीट से रिगार्डिंग कोई चीज़ आएगी या कोई भी मेरे पास ऐसी चीज़ होगी स्टडी से रिलेटेड जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं कैसे करूँ, तो मैं तुरंत इंस्टेंट शेयर कर सकता हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू, है ना। हालांकि मैं वीडियो के थ्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, इसलिए आपको ये चीज़ें जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए, मेरा सजेशन ये है। बाकी जो है यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे,
थैंक यू।